बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की कृतिका भाग 1, जो कि कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक सहायक वाचन है। बच्चों, तो आपके हिंदी में दो पुस्तकें हैं, एक तो क्षितिज है और दूसरी कृतिका है। ठीक है, तो कृतिका की कहानी आज हम पढ़ेंगे माटी वाली। ठीक है, इसका जो पार्ट 4 है माटी वाली कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है वो विद्यासागर नोटियाल है। तो आज हम पढ़ेंगे कहानी माटी वाली, जो कि विस्थापन की समस्या पर आधारित है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं कहानी माटी वाली। ठीक है, माटी वाली कहानी हम पढ़ेंगे विद्यासागर नोटियाल की। यहाँ पर जो चित्र दे रखा है, देखो कहानी का चित्र देखकर भी हमें कहानी बहुत कुछ समझ में आ जाती है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर मतलब कनस्तर जिसमें मिट्टी भरी हुई है। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। तो यहाँ पे जिस महिला का जिक्र हो रहा वो माटी वाली है, जो कि शहर के हर घर में लाल मिट्टी देती है। ठीक है, लाल मिट्टी को देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे लाल मिट्टी की जरूरत पहले के समय में हर घर में पड़ती थी, क्योंकि चूल्हे ही रहते थे घरों में और उसे लाल मिट्टी से लिपा जाता था। तो जो माटी वाली थी वह शहर के हर घर में लाल मिट्टी देने का काम करती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कत की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो यहाँ पर हमें माटी वाली की पूरी रूपरेखा पता चल गई है कि वह शहर के घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। वह एक हरिजन बुढ़िया है, नाटे कत की है और घर घर वह माटी बेचने का काम करती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कंटर मतलब कनस्तर जिसमें वह मिट्टी भरकर लाती है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले मतलब जिसके ऊपर कुछ बोझ रखा जाता है। ठीक है, ऐसे कपड़े से गोल गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर वो कनस्तर रखती होगी। जैसे आपने कभी देखा हो कि जो पानी भरने जाते हैं वो भी इस तरह से कपड़े का गोल गोल बनाते हैं, उसके ऊपर पानी का बर्तन रखते हैं। तो गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था।
घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी सा कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी के घर में अब तक नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी ये तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो इस प्रकार उस घर की जो मालकिन है उसने माटी वाली से बात कही थी, क्योंकि उसके घर पे पीतल के जो बर्तन थे, ठीक है, और उसका ये कहना था कि कांसे के बर्तन भी अब घरों से गायब हो गए हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो ये उस घर की मालकिन ने बोला था माटी वाली से। अब माटी वाली कह रही, ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। यह माटी वाली कह रही है क्योंकि वह जो गांव है उनका वह विस्थापित हो रहा है। ठीक है, विस्थापित हो रहा मतलब नई जगह पर वह गांव बस जाएगा। जिसके पास जमीन जायदाद होगी उसे नई जगह पर वापस जमीन मिल जाएगी, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे आखिर क्या मिलेगा। तो माटी वाली सोच रही कि अब मैं क्या करूंगी। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। तो यहाँ पर बुड्ढा मतलब उस माटी वाली का जो पति है वह उसके घर पे उसके इंतजार कर रहा है। वह अशक्त है, कुछ कर नहीं सकता है और वह अपनी पत्नी पर ही निर्भर है भोजन के लिए। जब माटी वाली जाएगी तो उसे खाना देगी, साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। ठीक है, भूख मीठी है या भोजन मीठा है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने,
फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। तो इस प्रकार माटी वाली जो थी उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। उसका पति जो बुढ़ा था, अशक्त था, और वह हर घर में मिट्टी पहुंचाने का काम करती थी। और जिस जगह पर उसका झोपड़ी बनी हुई थी वह भी एक ठाकुर की जमीन पर बनी थी, और जो उसके एवज में वह उसके घर पे बहुत सा काम भी कर देती थी। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वो उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, यह हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट पता चल गया है बच्चों के टिहरी बांध पुनर्वास, ठीक है, जो टिहरी बांध बना था उसके पुनर्वास के समय वहाँ का जो शहर था उसको दूसरी जगह बसा दिया गया था। और ये जो माटी वाली थी इसका कोई भी अपनी जमीन नहीं थी, इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। जहाँ से मिट्टी लाती थी वहां पर भी इसको रोक लग गई। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ उसको जो साहब थे उन्होंने भी कह दिया है कि उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है पुनर्वास के अंतर्गत, क्योंकि यदि उसके पास जमीन का प्रमाण पत्र होगा, घर का प्रमाण पत्र होगा, तो ही उसके लिए कुछ हो सकता है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। एक माटी वाली की बहुत अच्छी, बहुत संवेदना से पूर्ण कहानी है।